हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पॉइंट। आई एम निशु सहगल और आज की इस वीडियो में हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक और टॉपिक कवर जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में न्यूक्लियस का एक छोटा सा 2 या 3 पैराग्राफ्स मेंशन है ना बेटा, वो एक अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में से ही बन के आते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्टोरी टाइप में और बहुत ही मोनोटोनस फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे कि बच्चे क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कौन सी लाइन का क्या मतलब है, कौन सी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे तो वही एनसीईआरटी पार्ट, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में ये कहीं मेंशन नहीं है कि न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के सब पार्ट्स क्या होते हैं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ एनसीईआरटी में है, लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। तो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। बेटा न्यूक्लियस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियस एक सेल में होता है ना, वो बेटा होता है सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सेल के बीच में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। सेकेंड पॉइंट, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है बेटा वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है सेल में, लेकिन लाइन को पूरा पढ़ो। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस से बड़ा भी वैक्यूल होता है। तो जो न्यूक्लियस है, इट इज द लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट इन एनिमल सेल्स, ये लाइन मैंने लिखी है। थर्ड लाइन, most important cell organelle which directs and controls all cell activities। बेटा हमारी बॉडी में हम सब जानते हैं कि एक होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो सारे फंक्शंस, हमारी मूवमेंट, ठीक है, हमारा बोलना, हमारा सांस लेना, सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हम हमारी बॉडी के ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। हेडक्वार्टर क्या होता है, जो सारी की सारी मैनेजमेंट देखता है, सुपरवाइज करता है कि सब कंपोनेंट्स है, सब ऑर्गन्स अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए न्यूक्लियस को भी हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस से यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गेनेल इज द हेडक्वार्टर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल, तो आप लिख के आएंगे न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज। लाइक हमारी ब्रेन की तरह न्यूक्लियस भी सेल का ब्रेन है। सारी सेल एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है बेटा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द ईयर 1831। रॉबर्ट ब्राउन कहीं पढ़ा है हमने, जब मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 लिया था, वहां पे मैंने साइंटिस्ट की लिस्ट दी थी, उसमें था ये नाम कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, हु कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस, तो वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। नेक्स्ट, इन यूकैरियोट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैंने क्या बताया था, जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में वो वेल डिफाइंड होता है, उसके सारे के सारे पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जब हम डिफरेंसेस कर रहे थे बिटवीन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, तब मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ तो होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो कुछ तो होगा जहां पे सारा जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोइड इज द एरिया
वेयर ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाई। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए है, उनके प्रोटीन्स हैं, उनके आरएनए हैं, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस की बजाय हमारे पास न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन एरिया वेयर ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाई। अब एक बार एनसीईआरटी पे नजर डाल लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि न्यूक्लियोइड इज एन अनडिफाइंड रीजन वेयर न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी है, कभी भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन तो दे ही नहीं सकती है, पर हमने क्या करना है, हमने करना है इसको सिंपल तोड़ के समझना है। जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है ना, वही डेफिनेशन है इसका मतलब, वही है इसका मतलब। इसका मतलब ये है जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बेटा, उनको जेनेटिक मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल की जगह, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन यूकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोइड एक ऐसा अनडिफाइंड रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आप ये डायग्राम, अब बेटा ये जो डायग्राम देख लो, एक डायग्राम यूकैरियोटिक सेल का है, एक डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल का है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको बीच में जो बड़ा सा पिंक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डेफिनेट सर्कुलर शेप आपको दिख जाएगी, वो होता है न्यूक्लियस। इसलिए हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बीच में एक बहुत ही इर्रेगुलर शेप, लंबा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या लंबा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये होता है बेटा न्यूक्लियोइड। क्या होता है ये? न्यूक्लियोइड। बहुत ही इर्रेगुलर शेप है, कोई भी डिफाइंड डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। और न्यूक्लियस की जगह क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? एक बहुत ही इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियोइड होता है। और न्यूक्लियोइड क्या होता है? इट इज एन एरिया वेयर ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाई। अब वापस आ जाते हैं पहली स्लाइड पे। लास्ट लाइन देखो इसकी कि न्यूक्लियस हैज अ कवरिंग ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल लेयर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। अभी आप डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियस के आसपास दो लेयर्स हैं, एक लेयर जो न्यूक्लियस के सराउंड कर रही है, दूसरी लेयर न्यूक्लियस के बाहर। ये दोनों लेयर्स को मिलके बनता है न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये डबल लेयर्ड है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दो लेयर्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसलिए इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, मजा देते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं, दिल को थोड़ी सी सुकून देने वाली बात बताते हैं। तो तुम्हारे तो बड़ा दो न्यूज है, एक तो थोड़ी सी बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। पहले सुनते हैं बुरी खबर। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड एनसीईआरटी में सिर्फ दो वर्ड्स मेंशन्ड है। एग्जामिनर बेटा बड़े प्यार से इसमें से फ्रेम कर देता है एक 3 मार्कर क्वेश्चन, जो कि होता है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, ये 3 या 5 पॉइंट्स आपको कहीं मेंशन नहीं होंगे। अब अच्छी खबर, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट से, बायोलॉजी पॉइंट से पढ़ने का कुछ तो फायदा भैया होना चाहिए। और फायदा नंबर 1 न्यूक्लियस टॉपिक का यही है
देख लो बेटा अपनी स्क्रीन पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैंडी नोट्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। टेलीग्राम क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ा है? गो एंड सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। ऐसे बहुत सारे नोट्स, एक बेटा आपकी रिसोर्स बुक बन जाएगी वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के बाद। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। गो एंड फॉलो टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा। तो चलो यहाँ आके एक बार देख लेते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 3 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं इस क्वेश्चन में? डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। अभी बताया था एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। एक बहुत ही इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोइड होता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियोइड में, ठीक है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियस कंटेन सेवरल क्रोमोसोम्स। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स होते कहाँ है बेटा? एक्चुअली क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में ही तो होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है उसका सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इट कंटेन सेवरल क्रोमोसोम्स। और जो न्यूक्लियोइड का जो सेकंड पॉइंट है वो लिखेंगे बेटा इट कंटेन्स ओनली 1 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि बेटा पूरे प्रोकैरियोटिक सेल में ही सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे न्यूक्लियोइड में भी सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अभी डायग्राम में बताया था एक डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर को कवर करती है, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोइड में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये सारे डिफरेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस इज नॉट प्रेजेंट। देखो डायग्राम में फटाफट, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक बड़ा सा ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैंने लेबल किया है न्यूक्लियोलस। ये होता है बेटा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है आगे जाके पूरी बात करेंगे इस पे, पर अभी ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और यही न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है किसमें बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। वापस आ जाते हैं डिफरेंसेस पे। जो फिफ्थ डिफरेंस हमारा न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और वही न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? डिटेल में तो इसका अगले टॉपिक में ही कवर करेंगे। एक रफ आइडिया समझ लो। प्लाज्म, प्लाज्म से रिलेटेड कुछ और वर्ड दिमाग में आ रहा है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो एक फ्लूइड होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक फ्लूइड ही है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जितना भी फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोइड में एब्सेंट होता है। 6th पॉइंट, न्यूक्लियस में अभी दिखाया था एक यूकैरियोटिक सेल में, दोबारा से देख लो। बीच में एक स्फेरिकल शेप का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है पिंक कलर का। और अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही इरेगुलर सा शेप का न्यूक्लियोइड है। तो यहीं से आपका 6th डिफरेंस उठा लो बेटा कि न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोइड इज अ वेरी इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर। 3 मार्क्स तो हमारे ऐसे ही मिल गए हमें। क्या 6 पॉइंट्स लिख के आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो? न्यूक्लियस is present in eukaryotes, nucleoid is present in prokaryotes, nucleus has more than 1 chromosomes, nucleoid has only 1 chromosome। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में आपका न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोइड में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का होता है और न्यूक्लियोइड इरेगुलर शेप का होता है। बेटा वीडियो की शुरू में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में न्यूक्लियस बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है, इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करके लेके आना। तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही सारा मैटर है बेटा, ठीक है, लेकिन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्योंकि हमें हमारी एकेडमिक सक्सेस तो चाहिए लेकिन विद नो स्ट्रेस ऑफ एकेडमिक्स।
तो बेटा न्यूक्लियस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या दो कंपोनेंट्स कह सकते हो। एक होता है आपका न्यूक्लियर एनवलप, सेकंड होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक होता है न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। डायग्राम में फिर से देख लो, न्यूक्लियस के बाहर जो डबल लेयर्ड सा एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, उसको ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। ध्यान से देखो, इस डबल लेयर के ऊपर पोर्स प्रेजेंट हैं, दिखाई दे रहे हैं पोर्स, छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। यही पोर्स अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। दिख रहा है सबको डायग्राम में? न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, डॉट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और यही न्यूक्लियर पोर्स अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, वापस आ जाओ। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप मैंने आपको बता दिया। सेकंड है बेटा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म डायग्राम में देखो, फ्लूइड सा जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। जितना भी फ्लूइड पार्ट एक सेल में प्रेजेंट, एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम है? न्यूक्लियोप्लाज्म में सारी न्यूक्लियस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जितना भी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस है, डीएनए और आरएनए, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, कवरिंग है न्यूक्लियस के बाहर, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं। यही पोर्स अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेकेंड आपको पॉइंट दिख रहा है, जो सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जितना भी फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, लेकिन वहीं तक आपके एनसीईआरटी डज नॉट स्टॉप। आपके एनसीईआरटी कुछ और भी कहती है, पर वही स्टोरी से, बड़े बोरिंग से मुझे तो नहीं पढ़नी है वो बोरिंग सी स्टोरी, इसलिए आपके एनसीईआरटी क्या कहती है हम यहाँ से समझ लेते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस फ्लो चार्ट। बेटा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक होती है न्यूक्लियोलस, एक होती है क्रोमैटिन मटेरियल। डायग्राम देखो, न्यूक्लियोलस मैं बता चुकी हूँ, जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो है आपका न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। और बेटा आपको इस पूरे न्यूक्लियस में धागे दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है बेटा आपके क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। देख लेते हैं ये दोनों क्या है। तो न्यूक्लियस में दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। एक बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, जहां पे बहुत सारे बच्चे इसका आंसर यही लिख के आए थे कि न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, क्योंकि ज्यादातर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से ही बनी होती है। लेकिन नहीं, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। मैं नोट्स तो भेज ही दूंगी टेलीग्राम पे, लेकिन इस लाइन को यहीं के यहीं दिमाग में बिठा लो कि जो न्यूक्लियोलस होता है, जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। किससे बना होता है बेटा? आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में। न्यूक्लियोलस इज द प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोचो। जो प्राइमरी साइट जहां से राइबोसोम बनता है, वो है न्यूक्लियोलस। Where are ribosomes made? Name the primary site of ribosome formation.
क्या है इसका आंसर? न्यूक्लियोलस। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, ये एक तो आरएनए और प्रोटीन से बना है। दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन जो इससे बनता है वो ये है कि क्या बनता है कि इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म का सेकंड कंपोनेंट है क्रोमैटिन मटेरियल। डायग्राम देख लो, जो धागा, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंटेंगल्ड मिल रहे हैं ना आपको इस न्यूक्लियस, जो आपको डायग्राम में जो धागे, जो एंटेंगल स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं, ये है आपका क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बता दिया कि एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, ये तभी विजिबल होता है जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेता है। क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डायग्राम देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बनता है? क्रोमोसोम। डायग्राम देखो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम तो बेटा आपको पता ही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम में ही तो प्रेजेंट होती है, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो क्रोमोसोम कब दिखता है? जब सेल इज रेडी टू डिवाइड, उसी टाइम पे हमें क्रोमोसोम दिखता है। और क्रोमोसोम कैसे बनता है? जब हमारा क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? कंडेंस्ड होता है। अब बेटा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एनसीईआरटी में क्रोमोसोम्स के ऊपर ना 2 लाइंस शायद या 3 लाइंस मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लोगे ना, कुछ नहीं तो आपको 1 मार्कर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्रोमोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम मैंने बताया था रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। जब सेल रेडी होता है डिवाइड करने को, जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है एंड द सेल इज रेडी टू डिवाइड, तभी क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं बेटा? डीएनए और प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस मैंने बताया था आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए और प्रोटीन्स। सबसे पहले हम डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा, जो डीएनए होता है ना, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है जीन। इसका क्या मतलब है? अगर मेरी आईज, ठीक है, या मेरी हाइट, या मेरा वेट, या मेरा स्किन कलर, इसमें से मैक्सिमम ऑफ माय कैरेक्टर्स मेरे पेरेंट्स से मैच करते हैं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर्स कैरेक्टर्स ऑल्सो आपके पेरेंट्स से ही मैच करते हैं। क्यों? ऐसी क्या चीज है जो हमें हमारे पेरेंट्स से आइडेंटिकल करती है बेटा? वो है हमारी जीन्स, वो है हमारा डीएनए। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में। For example, my father is a tall heighted person, so he passed that height characteristic, that height gene into me. Okay, अगर वो मैंने अपने फादर से tall heighted gene inherit की है, ली है, तो मेरी हाइट कैसी होगी? My height will also be tall. तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि नेम द फंक्शनल सेगमेंट या फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? जीन्स होते हैं बेटा। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। सेकेंड चीज है हमारी जो होती है प्रोटीन्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स में जो सेकेंड होती है, एक तो होता है डीएनए, सेकेंड चीज होती है बेटा हमारी प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स में बेटा इंफॉर्मेशन होती है ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने आपको समझाया कि क्रोमोसोम्स ही हमारे पेरेंट्स से जीन बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। हमने हमारे फादर से, हमारी मदर से क्या इनहेरिट किया है? क्या हमने उनसे फेयर कलर इनहेरिट किया है? क्या हमने उनसे शॉर्ट हाइट इनहेरिट की है? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स कौन देता है बेटा? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जिसका फंक्शनल सेगमेंट होता है जीन। इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस।
बता चुकी हूँ बेटा। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा हमारा ब्रेन है, सेल, जो सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, सारे के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है वो देख लेते हैं बेटा। इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैंने अभी समझाया है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए की वजह से ही हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स के जीन्स। तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक सेल की, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है बेटा न्यूक्लियस में। सेकेंड पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस। 1 मार्कर क्वेश्चन, नेम द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियस। अभी बताया था, राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को प्रोटीन सिंथेसाइजर भी कहते हैं। थर्ड, कंट्रोल सेल डिविजन एंड ग्रोथ। बेटा ये सेल का ब्रेन है, ठीक है। चाहे सेल अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी की तरह सोचे, अगर सेल चल सकता, सेल बोल सकता, तो वो सारा कुछ भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। लेकिन सेल छोटा सा बेचारा सिर्फ ग्रो ही कर सकता है या डिवाइड ही कर सकता है, तो ये फंक्शंस भी ऑफ कोर्स ब्रेन ऑफ द सेल ही कंट्रोल करेगा। तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल डिविजन एंड सेल ग्रोथ। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अगर जेनेटिक मटेरियल स्टोर करेगा कोई चीज, तो वो ऑफ कोर्स डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तो स्टोर करेगा ही, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस आरएनए प्रोटीन से बना हुआ है और क्रोमोसोम्स डीएनए प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इट स्टोर्स डीएनए, आरएनए एंड proteins. Now DNA replication and produces identical DNA. इसका क्या मतलब है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ना जो डीएनए होता है ना, वो डुप्लीकेट कर सकता है, वो 1 से 2 बन सकता है, आइडेंटिकल रहेगा वो। ये जो फंक्शन है ना, ये आपको हायर क्लासेस में बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो डबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो रहता आइडेंटिकल ही है। एंड द क्रेडिट फॉर दिस डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन गोज टू न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। मैंने डायग्राम अच्छे से बताया है आपको, ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और न्यूक्लियस के पार्ट्स बताए हैं, फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, मेटिले, क्रोमोसोम, सब कुछ कवर किया है हमने। घर जाके एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, जो क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ वो सॉल्व कर लेना, चाहे वो 1 मार्कर हो, 2 मार्कर, 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर्स। डायग्राम्स देख लेना। न्यूक्लियस पे टॉपिक आपका यहीं के यहीं खत्म।